चैप्टर गवर्नमेंट बजट और शायद 3 वीडियोस इसकी कंप्लीट हो गई है, तो अब इसके बाद की वीडियो हम देख लें। अभी तक जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं वो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं यहाँ पर गवर्नमेंट बजट में कैपिटल रिसीट्स तक, यानी कि रिसीट्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि प्राप्तियाँ हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, चाहे वो राजस्व प्राप्तियाँ हो या पूंजीगत यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स हो या कैपिटल। अब जो हम गवर्नमेंट बजट में पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर का मतलब है यहाँ पर कि हमारी सरकार ने जो बजट बनाया, अभी तक हमने देखा कि पैसा कहाँ कहाँ से सरकार कमाई। अब हम ये देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाली है। तो अब यहाँ पर दो ही तरीके की बजट एक्सपेंडिचर यानी कि ये जो बजट व्यय है वो कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। ठीक है, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी रिसीट्स के केस में, वहाँ हमने कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो या तो आपकी लायबिलिटीज को बढ़ा दे या आपके असेट्स को कम कर दे, वो रिसीट्स हैं कैपिटल रिसीट्स। कौन सी रिसीट्स हैं? कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो ना तो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाए और ना आपके असेट को कम करे, वो रिसीट्स हैं रेवेन्यू यानी कि राजस्व प्राप्ति। अब इसका उल्टा इन दोनों की डेफिनेशन होगी, क्योंकि ये तो वो केस थे जहां पैसा आ रहा है, ये वो केस है जहां पैसा जा रहा है। देखो हम खर्चा कौन कौन सा करते हैं। मान लो आज मैं ही हूँ तो मैं खर्चा कौन सा कराऊंगा? जो मेरे डेली के एक्सपेंडिचर होंगे, मेरे पेट्रोल का खर्चा या मेरे खाने पीने का खर्चा, वो खर्चा मैं कराऊंगा। तो पैसा आया कि गया? गया। अब जो मैंने पेट्रोल डलवा लिया, मतलब कि 2 लीटर पेट्रोल डलवा के मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, व्यापारी बन गया, पेट्रोल पंप का मालिक बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं असेट थोड़ी कंसीडर करूंगा उसको, मैंने तो बस खाली अपने नॉर्मल आने जाने के लिए 2 लीटर पेट्रोल डलवाया था, तो वो खर्चा ऐसा था ना जिससे मेरे असेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अगर कुछ खर्चों से असेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है तो हम ये तो देखें कि असेट उससे बढ़ते हैं कि असेट उससे कम होते हैं। मानकर चलो कि मैं कार परचेज कर लेकर आया हूँ, अभी तो बस की है नहीं, मानकर ही चलते हैं कि अपन क्या करते हैं, कार परचेज कर लेकर आए, तो पैसा गया कि आया? गया। लेकिन अब जो वो कार आई है, अब उसके ऊपर ओनरशिप मेरी हो गई, तो मेरे असेट बढ़ गए। अब आप देख रहे हो, जब हम रिसीट्स की बात कर रहे थे वहां असेट बढ़ नहीं रहे थे, वहां असेट क्या हो रहे थे? कम, क्योंकि वहां अपने चीजों को बेचकर पैसा लाया जा रहा था। यहाँ मैं पैसे खर्च करके चीज लेकर आ रहा हूँ, समझ रहे हो? वहां मेरे पास जो असेट थे उनको बेचकर फिर पैसा आ रहा था, तो असेट कम हो रहे थे। यहाँ मैं पैसे खर्च करके असेट तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे असेट बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। या मानकर चलो कि मेरा दोस्त है जो 20,000 रुपये मांगता था, मेरे को सैलरी मिली, मैंने 20,000 रुपये उसको पे कर दिए, तो अब तक वो मेरे ऊपर लायबिलिटी थी या नहीं थी? लेकिन जैसे मैंने उसको 20,000 रुपये पे कर दिए, अब वो मेरी लायबिलिटी नहीं रही, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई है? कम। देख रहे हो, रिसीट्स में लायबिलिटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। पैसा आ रहा था कर्जा लेकर, पैसा आ रहा था कर्जा, यहाँ पैसा दे रहे कर्जा उतारने के लिए, तो कर्जा उतारने का मतलब हमारी लायबिलिटीज क्या हो गई हैं? कम। तो आप देखो ये जो कैपिटल रिसीट्स है ना, इसमें क्या हो रहा था? या तो लायबिलिटी बढ़ेंगी या असेट क्या होंगे? इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जो या तो आपकी लायबिलिटी को क्या करेंगे? कम, और या आपके असेट को क्या करेंगे? इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या बन गई? इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट असेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी, यानी कि पूंजीगत व्यय वो खर्चे हैं जो या तो आपके असेट्स को बढ़ा रहे हैं या आपके दायित्वों को कम कर रहे हैं, यानी कि या तो आपके असेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं या आपकी लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? और जब दोनों में से कुछ ना हो तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? रेवेन्यू। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स असेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज। यानी कि राजस्व व्यय वो खर्चे हैं जो ना तो आपके असेट्स को बढ़ा रहे हैं और ना ही आपकी लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ दोनों में से कुछ एक हो रहा था। अब आप देख रहे हो, अगर हमने इसकी डेफिनेशन याद कर ली ना कैपिटल रिसीट्स की, तो चारों डेफिनेशन हम इजीली बना सकते हैं। भाई कैपिटल रिसीट क्या है? जिससे या तो आपकी लायबिलिटी बढ़े या आपके असेट क्या हो, दोनों में से कुछ नहीं होगा तो वो क्या होगा? ठीक है, कि ना तो लायबिलिटी बढ़े और ना असेट क्या हो, कम। अच्छा, इसका उल्टा होगा तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय, कि या तो आपके असेट बढ़े या आपकी, और अगर दोनों में से कुछ ना हो तो क्या होगा? तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन डेफिनेशंस के लिए। एक समझ में आई तो हम चारों इजीली बना सकते हैं, रटने की हमको जरूरत नहीं है। बस ये थोड़ा सा फंडा क्लियर कर चलना कि जब रिसीट्स आ रही है, कैपिटल रिसीट्स आ रही है, या तो उससे लायबिलिटी बढ़ रही है या उससे असेट क्या हो रहे हैं, कम। और एक्सपेंडिचर में उल्टा हो रहा है कि जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो या तो लायबिलिटी कम हो रही है या असेट क्या हो रहे हैं। तो ये मैं समझा दूंगा ये कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस क्लियर हुई कि नहीं हुई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय कौन सा होगा? जिससे या तो आपकी लायबिलिटीज क्या होंगी, कम, या फिर आपके असेट्स क्या होंगे, ज़्यादा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? जिससे ना तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी, कम, और ना आपके असेट क्या होंगे, ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके एग्जाम्पल पढ़ें कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनकी वजह से ना तो आप खर्चा भी हो गया और ना तो आपकी लायबिलिटी कम हुई और ना आपके असेट बढ़े। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मेरे तो बता दिए, कपड़ों पर होने वाले खर्चे, ठीक है, खाने पीने पर होने वाले खर्चे, पेट्रोल वाले खर्चे, ठीक, समझ गए इस बात को। सरकार के लिए कौन से खर्चे हैं कि वो खर्चे जिससे ना तो लायबिलिटी कम हो और ना असेट बढ़े। देखो, पहला खर्चा, गवर्नमेंट गार्गी अवार्ड देती है ना, गार्गी अवार्ड, ठीक है। गार्गी अवार्ड जो किसको मिलता है? सिर्फ लड़कियों को। एक तो गवर्नमेंट कितनी पार्शल है, ठीक, समझ रहे हो ना। अब वो गार्गी अवार्ड जो सरकार ने जिन बच्चियों को दिया, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बदले में उन लड़कियों की तरफ से कोई सरकार को चिट्ठी और पत्र मिलने वाले हैं, ठीक है, या सरकार को उन लड़कियों ने ये वादा कर दिया कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तब पक्का पक्का मोदी जी को ही वोट देंगे। ऐसा तो नहीं, कोई वादा नहीं है ना किसी तरीके का। इसका मतलब वो जो पैसा सरकार ने स्कॉलरशिप के नाम का लड़कियों को दे, लड़कों को दे, किसी को भी दे, वो जो स्कॉलरशिप का पैसा दे दिया सरकार ने, वो ना तो सरकार के असेट्स बढ़ा कर दे रहा है, ठीक है, और ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी। मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई भी लड़की जो 10th क्लास में, मतलब उसने सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ा ही दिया कि भाई जैसे मैं पास हूँ पैसे आ जाने चाहिए मेरे। अरे कैसे आएंगे? 75 से ऊपर होगी तो ही तो होंगी, ठीक है। तो बात ये है कि इस स्कॉलरशिप के पैसों को हम ये सरकार का खर्चा तो मानेंगे, लेकिन इससे ना तो गवर्नमेंट के असेट बढ़ेंगे और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम होगी। एक तो हो गया स्कॉलरशिप। एक होता है पेंशन। गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है। जो लोग 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उनके मिनिमम खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट शायद 1000 रुपये, 1500 रुपये ऐसे कुछ उनके अकाउंट में डालती है। तो वो जो 1000-1500 रुपये गवर्नमेंट ने डाले, क्या वो बिल्कुल कंपलसरी थे? क्या वो बूढ़े लोग सरकार को कोई पुराना कर्जा देकर भूल गए थे जो पैसे मांग रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया, तो उससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हो रही है और ना ही गवर्नमेंट की क्या बढ़ रहे हैं, असेट बढ़ रहे हैं। और कौन से खर्चे होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, तो जो गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है तो ना तो उससे गवर्नमेंट के असेट बढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सैलरी में खरीद लिया उन लोगों को, जब तक पैसा मिलेगा तब तक वो लोग काम करेंगे, जब पैसा नहीं मिलेगा वो लोग काम छोड़ देंगे। और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हुई है, ऐसा भी नहीं। और कौन से खर्चे हो सकते हैं कि जो सरकार के ना तो असेट को बढ़ाए ना ही क्या करे, लायबिलिटी को कम करे। देखो, ये जो पुलिस वालों को सैलरी मिलती है, ये वाले खर्चे, डॉक्टर वॉक्टर ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिल रही है, ये वाले खर्चे, ये सारे वो खर्चे हैं जो ना तो गवर्नमेंट के असेट्स को बढ़ा रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट के लायबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, कम।
गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, मरम्मत का खर्चा कर रही है, नई मंजिल नहीं बना रही। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने बोला सिर्फ मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर किए गए, थोड़ा बहुत जो टूट फूट हुआ है उसको सही करवाया और पेंट वेंट करवा दिया, तो इससे क्या गवर्नमेंट के असेट बढ़ गए? नहीं, बस वो जो चीज़ थी उसकी हालत सुधर गई है, वो चीज़ पहले से बड़ी थोड़ी हो गई है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, सैलरी के खर्चे, पेंशन के खर्चे, स्कॉलरशिप के खर्चे, सब्सिडी वाले खर्चे, ये सारे वो खर्चे हैं सरकार के जिससे ना तो सरकार के असेट बढ़ेंगे और ना ही सरकार की लायबिलिटीज कम। क्लियर है वाली बात? लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, पूंजीगत व्यय की, तो ये वो खर्चे हैं जिससे या तो गवर्नमेंट अपने असेट बढ़ाएगी या गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज को क्या करेगी, कम। देखो हमारी सरकार पुलिस वालों को तनख्वाह जो दे रही है वो तो जारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमारी सरकार ने ये बोल दिया कि पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में एक एक नई गाड़ी मतलब ये कहते हैं गार्ड, एक तो सेफ्टी के लिए, कई बार ऐसा होता है पुलिस थानों में चोरी हो जाती है, पुलिस वाले तो कहीं और गए और पीछे से चोरी घुस गए, तोड़ फोड़ करी है उसके अंदर, ठीक है, एक गार्ड की फैसिलिटी, चलो वो तो सैलरी में आ जाएगी। तुम ये मान लो कि सरकार ये बोल रही है कि एक हर पुलिस स्टेशन को एक नई जीप मिलेगी जिसमें पुलिस वाले गश्त पर जा सकते हैं, तो ये जो नई जीपें खरीदी इसमें खर्चा तो, लेकिन अब वो जीप जो है वो सरकार के लिए क्या हो गए, असेट हो गए, नहीं हो गए? तो ये वो खर्चे जिससे सरकार के असेट बढ़े। सरकार कह रही है कि हर कस्बे के अंदर, तो जैसे स्कूल्स हैं गांव के अंदर, छोटे स्कूल्स होते हैं, सरकार ये कह रही है कि हम 10th के बाद के स्कूल भी गाँवों के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए एक नई बिल्डिंग बनाई है। तो नई बिल्डिंग बनाने का मतलब सरकार का खर्चा तो हुआ, लेकिन उससे सरकार के क्या बढ़ गए, असेट्स बढ़ गए। सरकार ने ये कहा जितने भी रेलवे फाटक है सबको बंद करेंगे, उस पर ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बना देंगे, तो ये जो ब्रिज बनेंगे इस पर भी खर्चा हुआ, लेकिन इससे सरकार के असेट्स बढ़ गए। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पर सरकार की लायबिलिटीज कम हो जाती है? देखो सरकार ने पब्लिक बोरिंग्स की हुई थी शॉर्ट टर्म के लिए, सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों के भरोसे जो सरकार ने पब्लिक बोरिंग्स की हुई थी, सरकार ने 4 साल बाद वो पैसा लौटा दिया। तो अब तक लोगों ने एक तरीके से सरकार को कर्जा दे रखा था, अब सरकार ने वो कर्जा चुका दिया, तो सरकार की लायबिलिटी क्या हो गई है? तब सरकार ने अमेरिका से लोन ले रखा था, अमेरिका को वो लोन भी रीपे कर दिया। तो जो रीपेमेंट ऑफ लोन है ना, यानी कि लोन की जो रीपेमेंट है, यानी कि जो लोन लिया था उसको वापस जो करना है, वो सरकार की जेब से पैसा आया कि गया, लेकिन उसकी वजह से सरकार के ऊपर जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो क्लियर है वाली बात कि असेट्स बढ़ाने वाले केस कौन से, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और सरकार की लायबिलिटी कम करने वाले केस कौन से हैं, जहाँ सरकार के पास लोन था और उस लोन की सरकार ने क्या कर दी, रीपेमेंट कर दी। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ये जो एक्सपेंडिचर वाली साइड है ये काफ़ी छोटी साइड है, ठीक है। मेन जो हमको पढ़ना था वो हम कहाँ से पढ़ते हैं, क्या रिसीट्स वाली साइड में से, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते भी हैं वो यहीं से बनते हैं। एक्सपेंडिचर बहुत छोटा सा पोर्शन। क्लियर है वाली बात? अब क्या है, हमारी सरकार ने 2-3 तरीके के खर्चे और बना दिए इनके अलावा, ठीक है, और 2-3 तरीके के खर्चे बना दिए। जैसे देखो, एक खर्चा बना दिया हमारी सरकार ने प्लान और नॉन प्लान और नॉन प्लान। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैसे देखिएगा, सरकार हर साल बजट पास करती है, तो बजट में सरकार ये तो नहीं कहती होगी कि हम आज से पहले डॉक्टर्स को तनख्वाह देते हुए आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, बजा दो तालियों, ऐसा थोड़ी होता। ये तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, रूटीन के एक्सपेंडिचर है जो चलते हुए आ रहे थे और जो चलते हुए रहेंगे, ठीक है। बजट में तो ये आता है कि उनकी अगर तनख्वाहें बढ़ा दी गई हो या उनकी तनख्वाहें क्या कर दी गई हो, कम कर दी गई हो, या फिर हमारी सरकार कोई नए प्रोजेक्ट पर खर्चा करना चाह रही हो या कोई नए तरीके पर टैक्स लागू करना चाह रही हो, तो बजट में तो यही तो खर्चे होते हैं, यही तो चीज़ें होती है ना। तो जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं ना, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इनको हम बोलते हैं योजनात्मक व्यय, ठीक है। इसका मतलब जब भी बजट पास होगा और उस बजट में जो नए तरीके के प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, खर्चा,
वो आएंगे प्लान में। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? जो पहले से चलते हुए आ रहे थे और जो आगे तक चलते हुए रहेंगे। भाई ओल्ड एज पेंशन पहले से ही आ रही थी, आगे भी चलती रहेगी। अगर उस ओल्ड एज पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया तो वो प्लान में होगा, क्योंकि उसको जगह दी जाएगी ना बजट के अंदर। सिंपल सी बात है कि जिन खर्चों को अब की बार बजट में लिस्ट किया गया है, लिस्ट का मतलब समझ रहे हो, जब बजट की घोषणा की गई है उस दौरान इस तरीके के खर्चों को बताया गया है, तो वो खर्चे तो कौन से होंगे? प्लान। और जो खर्चे नॉर्मल रूटीन के चलते हुए आ रहे हैं, पहले से चल रहे थे और आगे तक चलते रहेंगे, वो कौन से हैं? नॉन प्लान। स्कॉलरशिप देनी है, ओल्ड एज पेंशन देनी है जिसमें चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना, सैलरीज देनी है, अलाउंसेस देने हैं, ये सारे खर्चे कौन से हैं? नॉन प्लान है। हमारी सरकार ने कर्जा ले रखा है, उस कर्जे पर साल का ब्याज जाता है, तो ब्याज तो देना ही है। जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक क्या करना है सरकार को? ब्याज पे करना ही है। तो उसको बार बार बजट में चिल्लाने की जरूरत है क्या कि हम ब्याज दे रहे हैं, हम ब्याज दे रहे हैं? अरे वो तो पहले देते हुए आ रहे हो, जब तक पैसे नहीं चुकाओगे तब तक देते हुए रहोगे। तो जिन खर्चों को बजट में जगह नहीं मिलती वो होते हैं नॉन प्लान, यानी कि गैर योजनात्मक, जो पहले से चलते हुए आ रहे थे, जो आगे तक चलते हुए रहेंगे। और जिन खर्चों को, जो कुछ नए तरीके के खर्चे होते हैं जिनको इस बार बजट में जगह दी गई होती है, तो वो खर्चे कौन से होंगे? प्लान। अब हमारे यहाँ पर खैरतल में पूजा ट्रेन चलती है, पूजा एक्सप्रेस, इंटरसिटी, आश्रम। तो सरकार ये कह रही है कि भाई इधर से पूजा ट्रेन जा रही है, इंटरसिटी जा रही है, आश्रम जा रही है, तो क्या नया किया? नया तो तब होता जब हमारी सरकार एक और स्पेशल ट्रेन चलाती। तो वो जो स्पेशल ट्रेन चलाई वो तो प्लान खर्चों में आता कि नहीं आता, क्योंकि वो कुछ नया था जिसको किसमें जगह दी गई? बजट में। लेकिन जो नॉर्मल वाले खर्चे हैं वो तो पहले से चलते हुए आ रहे थे और आगे तक चलते हुए रहेंगे, तो वो कौन से में जाएंगे? क्लियर है वाली बात? एक खर्चे, एक और कैटेगरी बनाई हमारी गवर्नमेंट ने, वो कैटेगरी है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनको खर्च करने पर हमारे कंट्री के अंदर किसी सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा जाए। समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है ये है विकासात्मक खर्चे। कैसे? हमारी सरकार ये कह रही है कि हम इस एरिया में एक रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं, मतलब आसपास के 70 किलोमीटर के एरिया में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और सरकार ने एक कस्बा मार्क कर दिया कि इस कस्बे के अंदर हम क्या बनाएंगे? रेलवे स्टेशन। तो आसपास के 70 किलोमीटर के दायरे में जो आबादी रहती है, अब उनके लिए रेलवे स्टेशन की सुविधा होगी। रेलवे स्टेशन की सुविधा होने की वजह से उस कस्बे में व्यापार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लोगों की आवक जावक बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और स्टेशन के आसपास का एरिया डेवलप होगा, जिससे ज़मीनों के दाम बढ़ने लगेंगे, वे दुकान खुलेंगी, किराए विराए के दाम बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये खर्चा तो हो गया डेवलपमेंटल खर्चा, ठीक है। ये हुआ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। एक होता है हमारी सरकार ये कह रही है कि हर छोटे छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल तो होगा ही होगा, तो ये भी तो डेवलपमेंटल खर्चे हैं। इससे शिक्षा का यानी कि एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये हो गया सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, ठीक है। ये भी तो सरकार के लिए खर्चा हुआ और जिससे किसी न किसी तरीके के समाज में विकास हमें देखने को मिला। लेकिन हमारी सरकार कर्जे पर ब्याज देती है। कर्जे पर क्या देती है? ब्याज। जो लोन लिया हुआ है उस पर हमारी सरकार क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। तो उससे किसी तरीके के डेवलपमेंट हो जाएगा नहीं ना, तो हो जाएगा नॉन डेवलपमेंटल। हमारी सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है। क्या दे रही है? सैलरी। उससे किसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, तो वो भी किसमें जाएगा? नॉन डेवलपमेंटल में। तो जिस भी खर्चे से किसी तरीके के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को देखा जाए, यानी कि आर्थिक और सामाजिक सुधार को या विकास को देखा जाए, तो वो तो जाएंगे डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक व्यय में। और जिन खर्चों से किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट देखा नहीं जाएगा, ठीक है, वो जाएंगे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर।
क्लियर है वाली बात? देखो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा जिससे या तो असेट बढ़ेंगे या लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कम। जैसे कि ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन जिससे असेट बढ़ गए, या लोन की रीपेमेंट जिससे लायबिलिटी कम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिससे ना तो असेट बढ़ेंगे ना लायबिलिटी कम होगी। मतलब क्या है इसका कि सैलरी का पेमेंट, स्कॉलरशिप का पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन का पेमेंट, इनसे ना तो असेट बढ़ते ना ही क्या बढ़ती है, लायबिलिटी। फिर हमने देखा प्लान और नॉन प्लान, योजनात्मक और गैर योजनात्मक। जो रूटीन के खर्चे जो पहले से होते हुए आए हैं और आगे होते हुए रहेंगे वो तो गए नॉन प्लान में। और ऐसे खर्चे जिनको इस बार के बजट में जगह दी गई हो, कुछ नए तरीके के प्रोजेक्ट्स, कुछ नए तरीके के खर्चे, वो किस में जाएंगे, प्लान। फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यानी कि विकासात्मक है। अगर सरकारी खर्चे से किसी तरीके के इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट को देखा जाए, किसी तरीके के आर्थिक या सामाजिक विकास को देखा जाए तो वो तो जाएगा डेवलपमेंटल में। और जब सरकार के खर्चे भी हो गए और किसी तरीके के विकास को देखा नहीं गया, यानी कि सैलरी की पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट, स्कॉलरशिप की पेमेंट, तो वो किस में जाएगा, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, और वो है बजटरी डेफिसिट। ठीक, 2-3 वीडियोस लगेंगे उस बजटरी डेफिसिट के अंदर क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।